तो क्या क्या चीजें मैंने आपको समझा दी। आरबीडी, आरबीडी बोले तो रोटेशनल बॉडी डायनेमिक्स, सॉरी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन, दो नाम है इसके। इसका नाम मैंने कहा कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? इसके नाम की वजह से, क्योंकि इसके नाम में ही आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं? रिजिड का मतलब क्या होता है सर? शेप साइज, किसी भी चीज में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो आपके पास दो मास है, m1 है और एक m2 मास है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस लेट सपोज r है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस लेट सपोज क्या है? r है। तो कभी भी ये डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो सकता है, हमेशा ये डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स्ड होगा। कब फिक्स्ड होगा? जब आपकी बॉडी कैसी है? रिजिड है। तो ये डिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए क्या है बच्चों? फिक्स्ड है, कभी भी ये डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो सकता है। बात आ रही समझ में? सर इसका मतलब, इसका मतलब ये जैसे मान लो ऐसा समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है, यही समझो, यही हमारा एक एग्जाम्पल है। लेट सपोज मैं इस पे ना एक, ये किसी वेलोसिटी के साथ घूम रही है, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी के साथ घूम रही है, ये इसकी v वेलोसिटी, चलो किसी थीटा एंगल पर ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से घूम रही है, ये कुछ एंगल थीटा है, ये कुछ v वेलोसिटी से इसे आगे मूव कराया जा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि भाई ये m1 और m2 क्या होगा? हमेशा ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज ही नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा? देखो जरा, रिजिड है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। जितने भी पॉइंट मासेस हैं एक कंटिन्यूअस बॉडी के अंदर, जितने भी पॉइंट मासेस है, सबकी पोजीशन क्या हो गई है? फिक्स हो गई। सबकी पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है, ये कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता, दैट्स व्हाई इट इज रिजिड। करेक्ट? ठीक है सर। तो अगर इसे v वेलोसिटी मिला है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, हम लोग बिना सोचे एक कंपोनेंट बनाएंगे। सर इधर की तरफ आएगा v का cos थीटा, और एकदम परपेंडिकुलर में आएगा v का sin थीटा। करेक्ट बात? इधर आएगा v का cos थीटा, एक आएगा v का sin थीटा। चलो मान लेते हैं ये बॉडी भी मूव कर रही है, ये भी किसी इधर की तरफ इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये जो एंगल दिया हुआ है, ये जो एंगल दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये थीटा दिया हुआ है, तो इधर की तरफ अगर ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है, दिस इज ऑफ कोर्स u का cos थीटा, और दिस इज ऑफ कोर्स u का sin थीटा। करेक्ट? ये सब u का cos थीटा, u का sin थीटा, ये v का sin थीटा, ये v का cos थीटा। हाँ, अगेन अपनी बात पे दोबारा आते हैं। सर आपने कहा कि अगर ये रिजिड है, और इस बात को हम भी प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हैं कि रिजिड का मतलब क्या हो गया? कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं। करेक्ट? लेट्स सपोज जैसे ये मेरे पास एक चाबी है, तो इसके हर एक जगह पे जितने पार्टिकल्स हैं, इसको मैं खींच तो नहीं सकता हूँ, ऐसे खींच तो नहीं सकते, इलास्टिक तो नहीं हो सकता, ये पूरी की पूरी क्या हो गई? रिजिड हो गई। करेक्ट बात? ये पूरा का पूरा क्या है? रिजिड है। अब इसी में समझो, रिजिड है इसका मतलब क्या है? जो दो कंपोनेंट है, एक v का cos थीटा और साथ ही साथ u का sin थीटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कह लो या अप्रोच कह लो, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए बच्चों? जीरो होनी चाहिए। क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन का वेलोसिटी या अप्रोच का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। करेक्ट बात? इतनी बात आ रही समझ? ठीक है सर। मतलब कि ये जो आपने कंपोनेंट लिखा है v का cos थीटा, u का cos थीटा, ऐसी कोई वेलोसिटी इस पे लग नहीं रही होगी, सारी वेलोसिटी जीरो होगी। ये बात आ गई समझ में? तो फिर एक्ट कौन कर रही होगी? एक्ट कर रही होगी सिर्फ और सिर्फ दिस v का sin थीटा, है ना, और u का sin थीटा अपोजिट में है, ऐड करके जोड़ दो, प्लस u का sin थीटा। एक यही रिलेटिव वेलोसिटी है, दिस इज v रिलेटिव, यही v रिलेटिव वेलोसिटी है जो कि इस बॉडी पे लग रही होगी। करेक्ट? क्यों? क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का हमें मतलब पता है कि सर्कुलर मोशन करा देगी। कैसा मोशन करा देगी? ये सर्कुलर मोशन करा देगी, कॉजेस सर्कुलर मोशन, कॉजेस सर्कुलर मोशन। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगर रिजिड बॉडी है तो कोई भी मास इधर उधर नहीं हिलेगा, अपनी अपनी रिलेटिव पोजीशन फिक्स करके बैठा हुआ है। हाँ, उसको हम घुमा ले सकते हैं। करेक्ट? उसको हम सर्कुलर मोशन में घुमा ले सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया कि भाई अगर ये बॉडी है, इसको हम सर्कुलर मोशन में ना ऐसे घुमा जरूर सकते हैं। करेक्ट? ऐसे ऐसे घुमा दिया, लेकिन खींच नहीं सकते, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो सकती है। ये बात आ रही है? ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर रिजिड बॉडी है तो ये जो रिलेटिव पोजीशन है, ये रिलेटिव पोजीशन क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। और अगर फिक्स्ड होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज
दो चीज क्या, एक ही चीज कर सकता है, या चलो दो चीज लिख देता हूँ, जब मैंने दो चीज बोल दिया तो दो चीज लिख देता हूँ। दो चीज कर सकता है, या तो ये रेस्ट पोजीशन पे रहे, या तो ये क्या करे, सर्कुलर मोशन करे। आई बात समझ में? ठीक है, इस बात को पॉइंट नोट कर लो। इफ देयर इज एनी फोर्स on the masses of rigid body, then either they are on rest, they are at rest, or in circular motion. ठीक है, या तो रेस्ट पर रहेंगे, उस फोर्स का कोई इंटरनल बैलेंस्ड होगा, करेक्ट, या फिर सर्कुलर मोशन वो कर रहे होंगे। इतनी सी बात क्लियर होगी आपको, समझ में आ गया कि हाँ सर ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी फोर्स होगा तो उसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, नहीं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जहां पर था वहीं रहेगा, अपने रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इससे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या मिल रहा है, इससे एक और अच्छी सी बात तुम्हें क्या सुनने को मिलती है, चलो देखो जरा, एक एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे ले लेते हैं अपन एक एग्जांपल। ये कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है, और मैं इस बॉडी को घुमा रहा हूं, ठीक है, मैं इस बॉडी को क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। चलो घुमाते हैं। तो सर घुमाने के लिए किसी ना किसी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। लेट सपोज ये आपका एक एक्सिस है, ऐसे किसी ओमेगा से लेट सपोज घुमा रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज ओमेगा से घुमा रहे हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट, और एक पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पे, दैट इज बी पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट मैंने ले लिया, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने कहा स्मॉल आर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने कहा कैपिटल आर, ठीक है। तो जब घूमेगा तो ऑफकोर्स सी बात है सर, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और ये भी घूम रहा है तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अगर आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात सर, इसके पास अगर वेलोसिटी v है तो v लिखेंगे, इसके पास वेलोसिटी लेट सपोज कुछ और है, कुछ भी दे दो, लेट सपोज v1 वेलोसिटी है, ठीक है, तो मैं इसका ओमेगा लिखना चाहता हूं, मैं यहाँ का ओमेगा लिखता हूँ। यहाँ का ओमेगा क्या होगा बच्चों, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई r, मैंने लिख दिया बड़े आराम से v अपॉन r। अब मैं यहाँ ओमेगा डैश लिखना चाह रहा हूँ, ओमेगा डैश क्या होगा, ओमेगा 1 लिख देता हूँ, v1 अपॉन में r, करेक्ट बात, यही होगा सर, एक होगा आपका v बाई r, एक होगा आपका v1 बाई r, ठीक है। और ये पोजीशन क्या है, एक काम करो, पहले इतना नोट करो, मैं अगले पेज में कराता हूँ इसको, इतना नोट करो, पहले नोट करो फटाफट, नोट करो थोड़ा सा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैंने सेंटर ऑफ मास में करवाया ना, वो अभी काम आएगा। एक काम करो, यहां तक नोट करो, फटाफट नोट करो। चलो, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो, इस कहानी पे बाद में आते हैं, एक और कहानी में यहाँ पे बना देता हूँ। एक कहानी में क्या बना रहा हूँ देखो, ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 3 पॉइंट मासेस ले लेता हूँ, एक m1 ले लिया, एक m2 ले लिया, और एक m3 ले लिया, या वर्टिसेस ही ले लो, एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, और ये ट्रायंगल का ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, करेक्ट बच्चों, सर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ठीक है। ये यहां से थीटा एंगल पर है, ये जो एंगल है ये एंगल आपका दिया हुआ है थीटा, ठीक है। और ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, घूम रहा है, अपनी मस्ती में है भाई, घूम रहा है, इधर कर रहा है। तो अगर मान लो ए के पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इस तरीके से, ठीक है, ए के पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस तरीके से, या ओमेगा है इधर की तरफ, ठीक है, लेट्स सपोज इसका ये जो घूम रहा है इसका ओमेगा ओमेगा 1 है, ठीक है, बात आ रही समझ में, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, मान लो v2 वेलोसिटी है, और ये क्या है, ओमेगा 2, करेक्ट, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पे इस थीटा के बारे में कुछ चर्चा करूं, ये डी थीटा बाई डी टी,
सर ये डी थीटा बाई डी टी क्या लिख सकते हो, ये डी थीटा बाई डी टी क्या लिख सकते हो? तो हमें पता है सर डी थीटा बाई डी टी आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 1 क्या कर रहा है सर, ये ना इस थीटा को घटाने का काम कर रहा है। क्या दिख रहा है सर, ये जो ओमेगा 1 है ये क्या कर रहा है, इस थीटा को घटाने का काम कर रहा है। बट वहीं पर ये जो ओमेगा 2 है इस थीटा को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। करेक्ट, तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, दिस विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। करेक्ट, लिख सकता हूं, ठीक है। अब दूसरी बात सुनना, ये जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है या ये वाली जो भी पोजीशन है, ये सारी पोजीशन क्या है, आपस में फिक्स्ड है। अगर ये पोजीशन फिक्स्ड है तो इनके बीच का एंगल भी फिक्स्ड है। अगर ये पोजीशन बदल ही नहीं रही है, ये एक बार फिक्स्ड हो गई, बस ऐसे ऐसे घूम रही है। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा भी क्या है, फिक्स्ड है। अगर ये थीटा फिक्स्ड है तो बड़े आराम से एक बात कर सकते हो सर, डी थीटा बाई डी टी ये कांस्टेंट होगा और इसका डिफरेंशिएशन मतलब जीरो हो गया। डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये बात कह सकते हो। बात आई समझ में? तो बड़े आराम से तुमने कह दिया कि सर ओमेगा 2 विल इक्वल्स टू ओमेगा 1। फंड आया समझ? अभी सोच पाए, बताओ, अभी सोच पाए कि हाँ सर ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा 1 के बड़े आराम से इक्वल हो जाएगा। करेक्ट बात, ठीक है। अभी इससे पहले जो मैंने केस लिया था, इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। ये क्या है बच्चों, v से जा रहा है और ये r है, कोई दिक्कत नहीं है। ये v1 से जा रहा है और क्या है, r है। लेकिन जो इनका ओरिएंटेशन है वो क्या है, फिक्स्ड है ना। अगर सारी चीजें फिक्स्ड है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब बड़े आराम से तुम कह सकते हो कि सर इनका रेशियो विल इक्वल टू दिस रेशियो। और इसको हम लॉजिकली भी फील कर सकते हैं। लॉजिकली कैसे फील कर सकते हैं सर, जो जितना पास है, सर्कुलर मोशन पढ़ाया है, जो सेंटर के जितना पास है उसकी स्पीड क्या होगी, और जो सेंटर से जितना ज्यादा दूर है स्पीड उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, पास वाला कम तेजी से घूमेगा। यहां तक बात आ रही समझ? ठीक है, तो ये फंडा भी क्लियर हो गया कि सर अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, तो उसका हर पॉइंट का जो ओमेगा है वो ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। इस बात को भी लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी at every point on a body is constant। क्या होगा, सबके लिए कांस्टेंट होगा, सबके लिए सेम होगा, ठीक है ना। सबके लिए चीजें सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन अ बॉडी इज कांस्टेंट। जहां सेंटर के पास जो है वो भी वही ओमेगा होगा, सेंटर से जितना दूर जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा आपका वही रहेगा। यहां तक बात आगे समझ? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कहानी को थोड़ा और मोड़ रहा हूं, एक जगह पे ला रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलो यहां से मैं कुछ चीजें निकालने वाला हूं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल से पहले अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल का, ट्रांसलेशनल पता है, ट्रांसलेशनल याद है ना, क्या होता है सर, वो ऐसा ना सीधा 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 जाए, करेक्ट। या फिर रास्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो रास्ते से, मतलब हर एक पार्टिकल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो तुम कह रहे थे। करेक्ट। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, चीजें बदलेंगे ना, ठीक है सर। तो एक कंटिन्यूअस बॉडी है, बहुत सारे मास हैं, ये मान लो ओमेगा से घुमा रहे हैं। एक मास यहाँ बैठा हुआ है m1, इसकी पोजीशन है r1। एक मास बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ है m2, इसकी पोजीशन है r2। एक बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ है m3, इसकी पोजीशन है r3। यहाँ मैंने तीन ही पार्टिकल्स दिखाए हैं, आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। करेक्ट। तो इन सब के लिए मैं लिखना चाह रहा हूँ क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। करेक्ट बच्चों, यही है सबसे बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। एंड वी ऑल नो v को आप क्या लिख सकते हो सर, इट इज ऑफ कोर्स हाफ एम। v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर, ओमेगा आर का ऑल स्क्वायर। करेक्ट बात। बस अब सारी पार्टिकल्स को इनके टर्म्स में लिख दो सर, इट इज हाफ। m1 के लिए क्या हो जाएगा सर, m1 ओमेगा, ओमेगा को मैं पीछे लिखूंगा, r को मैं पहले लिख रहा हूं, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2
r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये सबके लिए मैं क्या ओमेगा सेम लिख सकता हूं ना, ये बात तो सबको क्लियर है कि सर कोई भी पॉइंट आप ले लो सबके लिए ओमेगा क्या होगा आपका सेम होगा। तो ओमेगा वन सॉरी ओमेगा 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 तीनों में सेम हो गया। ऐसे लेट सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी चीजें अलग अलग होंगी, बस ओमेगा क्या होगा सेम होगा। करेक्ट। अब यहां से मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा सर, हाफ ओमेगा स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा आपका m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mnrn स्क्वायर। करेक्ट बात। अब ये जो एक नई चीज निकल के आ रही है ना m1r1 m2r2 का स्क्वायर m3r3 का स्क्वायर, इसे हमने एक प्रॉपर नाम दे दिया। ठीक है, हमने इसे प्रॉपर नाम दे दिया है। नाम क्या है लिख रहा हूं आई। यहां मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब समझना ढंग से, ये जो मैंने यहाँ पे आई लिखा है सर, ये आई क्या होगा, ये आई क्या होगा। वहां काइनेटिक एनर्जी जो होता था वो क्या होता था हाफ एम वी स्क्वायर। तो वहां पे वी स्क्वायर क्या होता था सर, वी आपका था वेलोसिटी, तो यहाँ आपका ओमेगा स्क्वायर आ गया, दोनों एनालॉग है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वहां पे एम क्या होता था, मास इनर्शिया। करेक्ट। तो ये भी क्या है आई, ये भी क्या है इनर्शिया। ये भी एक तरीके से कह सकते हो मास है, लेकिन मास नहीं है ये एक तरह की क्वांटिटी है जिसे तुम देख रहे हो सर। ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो मास के और दूसरा एक्सिस के डिस्टेंस से। जिस एक्सिस से आप इसको घुमा रहे हो उस एक्सिस से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है। करेक्ट। तो ये क्या हो गया मास, इसे क्या नाम देंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिख सकते हो आई क्या है, यहां तक पहले लिखो, आगे इसके बारे में बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल में। नोट करो यहां तक फटाफट। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं, दैट इज आई। आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग दे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं, और अभी हमने ढंग से इसका फॉर्मूला भी देख लिया कि ये आई क्या होगा। करेक्ट। क्या देखा हमने फॉर्मूला आई में सर, आई जो आपने लिखा था सर m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर। ठीक है, किस चीज के लिए, अगर कोई एक कंटिन्यूअस बॉडी है और ये अगर इसका एक्सिस है और ये एक्सिस से एक मास पार्टिकल m1 है जो कि r1 डिस्टेंस पर है, एक मास पार्टिकल m2 है जो कि r2 डिस्टेंस पर है, एक m3 है जो कि r3 डिस्टेंस पर। इस तरीके से n पार्टिकल्स हैं, तो n के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो इन सब के सम को मैंने क्या लिख दिया था i। करेक्ट। और इस i का मैंने नाम क्या दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात आगे समझ में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, दैट इज i कम्स आउट समीशन ऑफ mi ri स्क्वायर। i की वैल्यू कहां से 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। दिस इज ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करेक्ट बात, ठीक है। हाँ, अब इसमें दो तीन बातें और मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। सबसे पहली चीज सर ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, सर मास है और डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स केजी मीटर। करेक्ट। और अगर ये है तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन क्या होगी केजी मीटर स्क्वायर, है ना, केजी मीटर स्क्वायर। ml2 कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, ये स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा मेरा सवाल है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या ये जीरो हो सकता है कभी, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या ये जीरो हो सकता है कभी, जरा सोचो इस बात को। ऑफ कोर्स हो सकता है सर, अगर आपने क्या कहा कि ये r पे डिपेंड करता है। करेक्ट। अगर मान लो जो पार्टिकल्स जो हैं अगर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जीरो होगा। आ रही बात समझ में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो पॉसिबल है। पॉजिटिव तो होता ही, क्या नेगेटिव हो सकता है कभी, क्या नेगेटिव हो सकता है कभी, नहीं नेगेटिव नहीं हो सकता। तुम क्या सोच रहे हो सर इधर की तरफ आएगा तो नेगेटिव ले लेंगे, नहीं, ठीक है ना। तो इट इज नॉन नेगेटिव, इस बात को भी मेंशन कर लो,
नॉन नेगेटिव। चलो आगे बात करते हैं। ये क्या, जैसे मास तो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता था, कांस्टेंट था अपना, करेक्ट। तो क्या ये किसी भी चीज पर डिपेंड कर सकता है? अरे डिपेंड करता है तभी तो जीरो हुआ, डिपेंड नहीं करता तो फिक्स रहता है। किस चीज पर डिपेंड कर रहा है सर? एक्सिस से अपने मास तक के डिस्टेंस तक की दूरी, करेक्ट। तो बड़े आराम से तुम एक बात कह दो कि सर इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस it depend on the distance between axis of rotation and point mass। जिस भी मास के लिए बात करोगे उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर वो डिस्टेंस जीरो हो गया तो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी? चलिए नोट करिए यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे, एक आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी सीखेंगे। वैसे नोट तो कर ही लिया होगा तुमने। अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं कंटिन्यूअस बॉडी का, जिसमें बहुत सारे एम मास के पार्टिकल्स से भरे हुए हैं, ठीक है ना, उनके अगर उसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? जैसे हमने सेंटर ऑफ मास का लिखा था, क्या लिखा था बच्चों सेंटर ऑफ मास का? इंटीग्रेशन, इसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लिख सकते हो ऐसा। आपको क्या करना है, मास और रेडियस का जो स्क्वायर है इनके सम ही तो करना है। सम करना है तो मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब बहुत सारे मास होंगे तो मैंने डीएम उठा लिया, ठीक है, और डिस्टेंस कुछ होगी तो मैंने उठा लिया डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। आगे बात समझ में सर, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। चलो फटाफट एक सवाल दे दिया मैंने तुम्हें, एक सवाल दे दिया जिसका रिजल्ट भी तुम याद रख सकते हो। फाइंड आई फॉर यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसके लिए तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहली चीज, दो कंडीशन मैं इसमें दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसके परपेंडिकुलर है और एक किसी एंड पर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द रॉड and lie at one of its end। ठीक है, मतलब चलो फिगर भी बना दिया मैंने। ये रॉड है आपकी, ये रॉड है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। रॉड की मास गिवन है, m मास है, लेंथ जो गिवन है वो l लेंथ गिवन है, करेक्ट। और दूसरा मैं कह रहा हूं, चलो पहले पहला निकाल करके बताओ फिर दूसरे की बात करेंगे। पहले आप पहला निकाल के बताइए, करिए जरा। ठीक है, क्योंकि तुमने सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छे से कर लिया तो बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से निकाल के दिखा दो। सर अगर ये m मास है, l लेंथ है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे कट करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे कट करेंगे dx लेंथ का। इसके अंदर जो मास है वो मास है dm। फटाफट इस dm को निकालने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज ये यहां से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है इसकी? x है। तो कहेंगे सर l लेंथ में आपका m मास था, तो इस x लेंथ में कितना मास, इस यूनिट लेंथ में कितना होगा सर? m बाई एल होगा। तो dx लेंथ में कितना होगा सर? सर m बाई एल इंटू dx। यही dm की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर। बड़े आराम से आपके पास dm की वैल्यू आ गई, m बाई एल इंटू dx। अब क्या करना है? इसमें पुट करना है सर। तो इंटीग्रेशन dm की वैल्यू कितनी है सर? m बाई एल इंटू dx। अब कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पे, तो x स्क्वायर हो गया। तो m बाई एल कॉन्स्टेंट था, बाहर निकल गया। अच्छा लिमिट भी तो बैठाओगे, लिमिट कहां से कहां तक होगी सर? पूरे रॉड की बात कर रहे हैं, जीरो से लेकर के एल तक की। तो लिमिट बैठाएंगे जीरो से लेकर के एल तक की।
तो एम बाई एल इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन में 3 0 से एल। कितना निकल रहा है बच्चों, यहीं पे लिख दो, सबको दिख गया कितना निकल के आ रहा है? सर ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट ml स्क्वायर बाई 3। करेक्ट बच्चों, यही आ रहा है ml स्क्वायर बाई 3। यहां पे l पुट करोगे l क्यूब हो जाएगा, कट गया, ml स्क्वायर बाई 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो निकल के आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में मान लो मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा पास लेके आ जाऊं, मिडिल पे लेके आ जाऊं, सेंटर पे लेके आ जाऊं, तब कैसे निकालोगे बताना जरा, सबका बताओ। अगला केस है हमारा, अगला केस है, अगर इस रॉड को आप 20 से घुमाते हो, ठीक है, इस ओमेगा से घुमा रहे हो, नहीं भी मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है। और रॉड जो है m मास का है और l है यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है। चलिए बताइए इसके लिए कितना होगा, अगर मैं इसको सेंटर से घुमाता हूं तो इसके लिए कितना होगा, निकालिए। चलो तो आंसर आ ही चुका है तुम्हारा, कैसे करोगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ना एक टुकड़ा कट कर लेंगे dx का, और यहां से यहां तक की लेंथ x हो गई, करेक्ट। अगेन वही सेम काम करेंगे सर कि l लेंथ में m मास है, तो 1 यूनिट में कितना होगा सर, m बाई एल होगा। dx में कितना मास होगा सर, m बाई एल इंटू dx होगा। लगाएंगे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर। dm कितना होगा सर, m बाई एल dx, ये r हमने कितना लिया, x लिया है। हाँ ट्विस्ट कहाँ आता है सर, ट्विस्ट यहाँ आता है, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, है ना, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, तुम्हारे पास दो कंडीशन है। क्योंकि मैंने ये कह दिया कि बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है सर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस l/2 हो गई और यहां से यहां तक की डिस्टेंस l/2 हो गई। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 0 से लेकर के l/2 तक इंटीग्रेट कर दो और उसके बाद फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि यही चीज दोबारा यहाँ पर है, तो तुम्हें ऐड ही तो करना है, एक बार इसका निकाल लो, एक बार इसका निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। अब क्योंकि दोनों सेम है तो l/2 का निकाल लो, उसके बाद फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का निकल के आ जाएगा। या फिर तुम ऐसे सोच सकते हो सर, जब सब कुछ सेम ही है, डिस्टेंस भी सेम ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, -l/2 से लेकर के +l/2 तक का इंटीग्रेट कर लेता हूँ, करेक्ट, -l/2 हुआ और यहां से यहां तक l/2, तो -l/2 से लेकर के +l/2 तक को मैं क्या करूं, इंटीग्रेट कर लेता हूं। करेक्ट बात, करो इंटीग्रेट, क्या आएगा सर, दिस विल बी ऑफ कोर्स m बाई एल आपका बाहर हो जाएगा, अंदर आएगा x³/3, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -l/2 से l/2 तक, कितना आ जाएगा बच्चों, ml स्क्वायर बाई 12, यही आ रहा है सबका, आगे बात समझ में सर, बिल्कुल ml स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा और अच्छे से, खैर आपने कर तो लिया ही है, अगर मान लो चलो एक सवाल मैंने दे दिया, मैंने एक सवाल दे दिया भाई, क्वेश्चन है, ये रॉड है अपने पे और इस रॉड को मैं यहां से रोटेट करा रहा हूं, कुछ ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली डिस्टेंस l/4 है और ये वाली डिस्टेंस 3l/4 है, तो बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, फाइंड आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, निकालो जरा, जो भी मैंने तरीका बताया उसको अप्लाई करिए, निकालिए। हाँ बच्चों, इसका जो आंसर है क्या निकल के आ रहा है आप लोग का, करेक्ट है बिल्कुल, आई जो होगा वो होगा 7ml स्क्वायर बाई 48। वही सेम करने के दो तरीके हैं, है ना, या तो तुम ये तरीका पकड़ो और इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दो सर, -l/4 से लेकर के 3l/4 तक, या फिर 3l/4 का अलग निकाल लो, 0 से 3l/4 तक इंटीग्रेट करके, फिर 0 से l/4 तक इंटीग्रेट करके वो अलग निकाल लो, फिर दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो बात वही सेम निकल के आ जाएगी, करेक्ट। चलो अब एक काम करते हैं ना, तुम्हें एक और फंडा सिखाते हैं, दो मैंने दिया ना, चलो तीसरा देखो, तीसरा पार्ट देखो यार, तीसरा मैं कह रहा हूं, यहां ध्यान दो, इंटरेस्टिंग है, एक रॉड है
इसी रॉड को मैंने अब यहां से कोई डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस से एक और रॉड रख दिया और इसके अलॉन्ग में इसे घुमा रहा हूं, ठीक है, इसके अलॉन्ग में इसको घुमा रहा हूं, तो समझ गए ना ऐसे। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये निकाल के बताओ। वही सेम है, एम मास है बच्चों, एम मास है, एल लेंथ है, यूनिफॉर्म रॉड है, घुमा रहा हूं इस तरीके से। हाँ ये एक्सिस है बच्चों, ये ठीक है, और डी डिस्टेंस पर है, और इस यूनिफॉर्म रॉड को मैं घुमा रहा हूं। पतली सी रॉड है, ऐसा मत समझना बहुत मोटी रॉड है सर, ये वाली भी तो बताओ ना, पतली सी रॉड है, बहुत पतली सी रॉड है। चलो देखो एग्जैक्टली यहाँ पे तुम ढंग से देखो तो क्या लग रहा है तुम्हें, ढंग से एक बार इस सवाल को देखो, मैंने क्या पूछ दिया, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है भाई। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एम मास, मान लेते बहुत सारे पार्टिकल है, छोटा सा यहाँ भी पार्टिकल है, देखो देखो देखो, छोटा सा ये पार्टिकल, छोटा सा ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सब डीएम 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 इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और इन सबकी डिस्टेंस कितनी है सर, डी है ना, मैंने किसी एक डीएम को उठा लिया और इस सब डीएम को ऐड कर देंगे सर, डीएम को ऐड कर देंगे, डिस्टेंस कितनी है सर, डी है, फिक्स्ड है, मैंने कर दिया डी स्क्वायर। मैं ये डीएम निकालने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्यों नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब के सब एक ही डिस्टेंस पर है, करेक्ट, और सबको मैं जोड़ूंगा तो टोटल मास के सब इक्वली तो आएगा, सारे डीएम 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 को अपन जोड़ेंगे तो ये एम के तो इक्वल आएगा, मतलब यहां से आई आपका साफ साफ निकल के आ रहा है सर, दिस इज एम डी स्क्वायर। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई सर, आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, पक्का। अच्छा एक और सीखो, एक और मैंने कह दिया निकालने के लिए, फोर्थ, इसी रॉड को मैंने क्या किया, ये रॉड है ऐसे, थोड़ा सा और आपके कॉन्सेप्ट्स को बनाना चाह रहा हूं मैं, या कह लो देखना चाह रहा हूं कि अभी कितना आपको आया। इस रॉड को मैंने, अब ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी एंगल थीटा पर, सेम कंडीशन है बच्चों, एम मास है, एल यूनिफॉर्म रॉड है, निकालिए, देखते हैं आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, निकालिए। उसने एक चीज सोच ली, उसे एक चीज क्लियर हो गया, इसलिए वो करके दिखा दिया, क्या क्लियर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम लोगों ने एक चीज नहीं ध्यान दिया, कि जब भी मैं ले रहा हूं ना तो ये हमेशा एक्सिस से ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं, कौन सी डिस्टेंस ले रहा हूं, परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं लाइन खींच रहा हूं भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाली लाइन खींच दो, नहीं ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। ये जानबूझ करके मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैं कितने लोग गौर कर पाते हैं इस बात को, तो गौर बस एक ही बालक कर पाया, बालिका। तो देखिए यहां से क्या करेंगे बच्चों, सर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, यानी अगेन एक छोटा सा टुकड़ा कट करो, dx लेंथ का कट कर दिया, लेट सपोज ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, अगर ये x है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा सर, x का cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि मैं यहां से अगर इसे जोड़ दूं, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, x का sin थीटा, करेक्ट बात। अब ये अगेन वही चीज बन गया, सब कुछ क्या हो गया, इसका सेम हो गया, बिल्कुल इसकी तरह, किसकी तरह, इसके पहले वाले की तरह, है ना, मतलब कि यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट, डीएम मास में इस डीएक्स में डीएम कितना होगा सर, m बाई एल डीएक्स, और इंटू आर स्क्वायर होता है तो आर हमारा कितना निकल रहा है, एक्स साइन थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास अगेन रिजल्ट कुछ सिमिलर ही आ रहा है, तो क्या निकल के आ रहा है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट m बाई सॉरी m एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से एल तक, तो एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 3,
जो पहले वाले का आया था। अब मेरा ये रिजल्ट कितना हद तक सही है इसको मैं चेक जरूर करूंगा। ये रिजल्ट कितने हद तक सही है इसको चेक करना जरूरी है, तो चेक करते हैं फटाफट। कैसे चेक करें सर? एक काम करो ना, इस थीटा को घुमा के 90 कर दिया 90। जैसे ही थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, बताना ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ml स्क्वायर बाय 3। क्या हमने जो पहले करा था उसके लिए यही निकल के आया था ml स्क्वायर बाय 3? तो ये रिजल्ट हमारा 100% क्या है? सही है। आई बात समझ? अच्छा मान लो इस थीटा को अगर मैं जीरो कर दूं, इस थीटा को अगर मैं जीरो कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी याद रख सकते हो। पांचवी चीज सर, अगर ये रॉड है और इसको यहीं से घुमाना शुरू कर दें तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो क्या निकलेगा? जीरो। आई बात समझ? तो ये रॉड के बारे में मुझे लगता है मैंने लगभग सारी बातें कर ली। 5 बातें कर ली अपन ने, है? चलो अगर रॉड के बारे में बात होगी तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में? रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में। यहां तक नोट करिए। चलो आगे की कहानी को समझते हैं। मैंने कहा चलो रॉड हो गया तो अब एक रेक्टेंगुलर प्लेट समझ लेते हैं। तो एक अपने पे इस तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, जिसकी लेंथ यहां से यहां तक की गिवन है आपको, जिसकी लेंथ यहां से यहां तक की L है और यहां से यहां तक की B। मैं इसको ना रोटेट कराना चाह रहा हूं, घुमाना चाह रहा हूं, ठीक है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक काम करते हैं, एक ही पिक्चर में 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन बना देते हैं। एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, एक मैं इसके अलाउंग घुमाना चाह रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो मैं कह रहा हूं नीचे की तरफ है, ठीक है, एक जो है ऐसे घुमाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो दोनों का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ। अगर मैं इसके अलाउंग घुमाता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अगर मैं इसके अलाउंग घुमाता हूं तो इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अगर ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ ब्रेथ B है, ठीक है। चलिए सोचिए जरा, सोचिए। बहुत ही सिंपल था इसको सोचना, ठीक है, बस तुम लोग सोच नहीं पाए। क्या कैसे सोचना था सर? इसको ना मैं एक छोटे छोटे dx के रॉड में बांट देता हूं, ठीक है, छोटा छोटा dx का रॉड है, बिल्कुल छोटा छोटा dx का रॉड है, ठीक है बच्चों। अच्छा हाँ, इसका मास दिया हुआ है, मास इसका जो है पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मास है वो मास है m, ठीक है। और ये छोटे छोटे प्लेट जो है इनका मास क्या है बच्चों? इनका मास है dm, करेक्ट। अब आपने ये केस तो पढ़ ही रखा है, बताना जरा, अगर ये ऐसे है एक रॉड है तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो कितना निकल के आता था सर? वो तो निकल के आता था ml स्क्वायर बाई 3, करेक्ट। तो यहां पे छोटे वाले के लिए कितना निकल के आएगा सर? ये निकल के आएगा dm l स्क्वायर बाई 3। और ये dm कितने जोड़ोगे सर? m मास तक जोड़ेंगे। अगर m मास तक जोड़ोगे, अगर मैं यहां लिख देता हूं, अगर m मास तक जोड़ोगे तो ये i कितना निकल के आएगा सर? ये i जो है टोटल m मास है, ये निकल के आएगा ml स्क्वायर बाई 3। क्या बात आई समझ में? अरे लॉजिक आया समझ में? सर डीएम मास था, तो इस डीएम मास पहले हमने क्या किया, एक रॉड बना लिया। एक रॉड के लिए इस तरीके का वाला क्या होता है? ml स्क्वायर बाई 3 होता है। अगर ml स्क्वायर बाई 3 है तो ऐसे छोटे छोटे डीएम कितने हैं? बहुत सारे हैं। उन सबको ऐड करोगे, उन सब के लिए कितना होगा सर? m मास है तो m ही होगा, तो दिस इज ml स्क्वायर बाई 3, करेक्ट बात। वैसे ही इस वाले का सोचो, इस वाले एक्सिस का सोचो। अगेन एक रॉड काटेंगे सर, ये छोटा सा रॉड अपन ने इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। तो ये छोटे से रॉड की लेंथ कितनी है सर? b है, तो ये आएगा mb स्क्वायर बाई 3, करेक्ट बात। तो सर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपका आएगा mb स्क्वायर बाई 3। दोनों रिजल्ट समझ में आया?
सर ये एम बी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, ये एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। दोनों बातें याद रख लेना, एक एम एल स्क्वायर बाई 3 है, इधर एम बी स्क्वायर बाई 3 है। क्लियर हो गया फंडा? चलो मेरा दिमाग थोड़ा और घुमा, मैंने कहा इसे चलो सेंटर से घुमाते हैं। इसे क्या करते हैं? सेंटर से घुमाते हैं। बताओ सेंटर से घुमाने में कितना होगा? अभी सेंटर से घुमाओ या रहने दो? वो निकाल दोगे? ट्राई करेंगे, नहीं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह पढ़ा करके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा करके तब निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो। एक अगला केस देते हैं। वैसे चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर ट्राई करना ही है तो एक काम करो, ये ट्राई कर लो और इसका बताओ मुझे। अगर मैं इसको हाँ यहां से घुमाता हूं, अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से, ठीक है, यहां से घुमाता हूं, तो बताओ जरा इसका क्या होगा? हाँ बताओ बताओ, निकालो, बताओ आंसर बताओ। हाँ भाई चलो, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है सर। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई सॉरी एम बी स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तुम लोग अब सीख चुका है। अच्छा वहीं अगर यहाँ का पूछ दूं तो यहाँ का कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक गया? चलो इसका भी हो गया, ये भी अपन ने निकाल लिया। अगला टास्क, अगला टास्क सुनो, यहां तक नोट कर लिए? एक काम करते हैं, अब अपन एक रिंग को घुमाते हैं। ठीक है, अगला टास्क जो है आपका, यही करा देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग। चलिए बच्चों, रिंग के लिए निकालिए। अगर हम उसे कहां से रोटेट कर रहे हैं? इसके सेंटर से, रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर। ठीक है, और कैसे है रोटेट का? सेंटर मतलब कि परपेंडिकुलर से भी है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है वो, जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग हो गई, तो इसे अपन क्या कर रहे हैं? इस तरीके से घुमा रहे हैं। समझ गए बात को? बिल्कुल यूनिफॉर्म रिंग है, इसका मास जो है m है, और जो रेडियस है वो रेडियस क्या है? r। तो इसके लिए बताइए i कितना होगा? निकालिए निकालिए निकालिए। कहोगे सर कहानी सेम हो गई। कहानी कैसे सेम हो गई? सर डीएम मास काटोगे, और ऐसे डीएम मास पूरे 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 सर रिंग में काटोगे, और सबकी डिस्टेंस कितनी है? r है, फिक्स्ड है, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा कॉस इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। आपकी r फिक्स्ड है, तो i विल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीएम इनटू आर स्क्वायर बाहर हो गया, यानी i आपका कितना आ गया? एम आर स्क्वायर। बच्चों बात आई समझ? पक्का? पक्का आ गया समझ में? चलो फिर एक और सवाल लिखो, फिर एक और टास्क दे दिया। सिलेंडर के लिए निकाल के बताओ, एक हॉलो सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो, मेरे सवाल लिखने से पहले आंसर आ गया, एम आर स्क्वायर ही होगा। बिल्कुल सही बात है, हॉलो सिलेंडर के लिए बिल्कुल सेम बात है सर, एम आर स्क्वायर ही होगा। कैसे होगा सर? ये आपका सिलेंडर, अरे तुमने तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पूछा ही नहीं भाई। सेंटर ही होगा सर, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन सुन लिया करो, मैं जहां तहां से घुमा दूंगा, फिर एम आर स्क्वायर करते रह जाना। अगर यहां से घुमा रहा हूं, ऑफकोर्स रेडियस आपने फिक्स कर दी आर है, और सारे जो पार्टिकल है वो सब इसी डिस्टेंस पर है, तो इंटीग्रेशन डीएम करोगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? एम आर स्क्वायर निकल के आएगा। गुड वर्क। आगे बात समझ में?
एक और टास्क हो जाए फिर, चलो यहां तक नोट करो, फिर एक टास्क देता हूं। चलो एक टास्क, अब नेक्स्ट जो टास्क है आपका वो अब डिस्क के लिए निकाल के बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क, आई फॉर यूनिफॉर्म डिस्क। चलो डिस्क के लिए निकाल के बताओ कि डिस्क के लिए कितना होगा, निकालो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लो बना के दे दिया, बिल्कुल एक डिस्क है, ठीक है ना, डिस्क है ये, भरी हुई है बिल्कुल, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके यहां से घुमा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें दी हुई है, मास कैपिटल एम है, और जो रेडियस है वो रेडियस भी बता दिया तुम्हें, रेडियस आर है, निकाल। यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। चलो भाई अब इसको सिखा देता हूं पहले, ठीक है, हालांकि सेंटर ऑफ मास तुमने सीख लिया, फिर भी तुम एक बार देख लो। चलो, बड़ा टेढ़ा दिख रहा है यार ये डिस्क, हमारा काफी टेढ़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सीधा हो गया। चलो तो यूनिफॉर्म डिस्क है, किस तरीके से करेंगे सर, एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा डीएक्स का टुकड़ा, इसको मैं काम करता हूं थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये है तुम्हारा डिस्क, बड़ा हुआ है बिल्कुल, और यहां बिल्कुल इसके सेंटर से इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा मैं काम करता हूं, कट कर लेता हूं, छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से जो है डीएक्स का, करेक्ट आंसर है एम आर स्क्वायर बाई 2, बड़ी लेकिन थोड़ा लेट निकला भाई। डीएक्स का टुकड़ा मैंने कट कर लिया, और ये टुकड़ा लेट सपोज मैंने यहां से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे कट किया है, ठीक है, तो डीएक्स का टुकड़ा है सर, स्मॉल आर लेंथ पे कट किए, तो अगेन लगाएंगे कॉन्सेप्ट सर, पूरे पाई आर स्क्वायर में एम मास था, एक यूनिट में कितना होगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर, तो इस डीएम, इस डीएक्स वाले में जो डीएम मास होगा उसका कितना होगा, तो सर डीएक्स में आपका होगा, डीएक्स तो नहीं लिखेंगे सर, एरिया की बात हो रही है, तो एरिया यहाँ क्या होगा सर, इस वाले का लेंथ, लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, करेक्ट, और ये वाली कितना है dx, दिस इज ऑफ कोर्स 2 पाई आर स्मॉल आर, 2 पाई आर dx, this will equals to m by pi r square into 2 pi r dx स्मॉल r, यही हो जाएगा बच्चों, पाई से पाई कट गया, जो डीएम मास की वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी निकल के आ रही है 2m अपान में आर स्क्वायर, इधर क्या है आर डीएक्स, यही है बच्चों, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो मुझे निकालना था आई, तो इस छोटे वाले के लिए कितना होगा डी आई, उसको डीएम इंटू आर स्क्वायर करो, लिमिट लगाओ 0 से कैपिटल आर तक, ये समझ में आया ना, लिमिट को लगाएंगे 0 से कैपिटल आर, ठीक है, डीएम कितना निकल के आया सर 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डीएक्स इंटू आर स्क्वायर, तो 2m बाई आर स्क्वायर, सारे कांस्टेंट बाहर निकल गए, करेक्ट, अंदर क्या हुआ, अच्छा ये तुमने चूंकि आर आर लिया ना, तो ये भी डी आर ले लो, एक्स मत लो वरना कंफ्यूजन होगी, डी आर ले लो, ये फिर आगे कंफ्यूजन होगी सर, आर और एक्स, डी आर का टुकड़ा काटा है तभी जाकर के मैंने वो आर लिया, ठीक है, हाँ, तो डी आर इंटू आर स्क्वायर, तो अंदर इंटीग्रेट क्या हो रहा है बच्चों, आर क्यूब इंटू डी आर, कहां से कहां तक 0 से आर तक, बताओ कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आर बाई 4 अपॉन 4 है ना सर, ये आपका आएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 अपॉन में 4, यहां देखो 2 से 2 गया, आर स्क्वायर से ये गया, तो क्या आ गया आंसर एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, आया समझ बच्चों, अब निकाल लोगे, क्लियर हुआ, एक और टास्क दे दिया जाए, हाँ भाई
इसको नोट करो, एक टास्क और है तुम्हारे पास। देखो सिंपल सी बात है, जिसने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया उसे मैं कुछ भी सवाल पूछूंगा वो जवाब दे देगा। मैंने कहा भाई चलो मुझे अब ये बताओ, एक सेमी सर्कल के लिए बताओ। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि चलो ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल डिस्क है, मास इसका मैंने कैपिटल एम दे दिया और इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर से रोटेट करा रहा हूं, और ये वाली डिस्टेंस जो रेडियस है वो मैंने रेडियस दे दी आर। कितना होगा? सेम ही होगा। कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर तुम ऐसे फील नहीं कर पाते हो ना, तुम्हें चाहिए कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे? बड़ा सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड तुम्हारा काम देगा। ठीक है, कई बार क्या होता है लॉजिक नहीं लग पाता, लेकिन कैलकुलेशन से काम हो जाता है। तो इसको एक पूरा डिस्क बना लो, अगर ये m मास का है, ये भी m मास का बना लो, तो अब मास कितने हो गए? 2m हो गए। अब पूरे डिस्क का कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर इसका तुम मान लेते हो i, तो इसका भी i होगा, दोनों सेम है, तो ऑफकोर्स सर 2i जो है वो 2i कितना आएगा सर? एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 2i विल इक्वल्स टू 2mr स्क्वायर बाई, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, हाँ देखो जरा कितना आ जाएगा, क्या निकाल रहे थे? दोनों के लिए आई आई 2i हो गया। मास कितना है सर? 2m आर स्क्वायर बाई 2। गलत हो गया कुछ? सही है, बिल्कुल सही है। आई को से क्या आ गया? एम आर स्क्वायर बाई 2। करेक्ट। या तो तुम ऐसे सोच लो सर एम मास है, एक काम करते हैं, मुझे तो पूरे डिस्क का पता है तो मैं पूरा डिस्क बना लेता हूँ, इसका भी एम मास ही होगा। करेक्ट, ये आई है तो ये भी आई निकल के आएगा, तो इसका 2i हो गया, ये निकल के आएगा। आई बात समझ? ठीक है, तो चलो इसी बेसिस पे एक सवाल और दिया दिया जाए। चलो एक और निकाल के बताओ। चलो अगर मैं इसी को क्वार्टर डिस्क बोल दूं तो? क्वार्टर डिस्क है, एम मास है, आर रेडियस है। अगर ये आधा कर दिया मैंने, सेम ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या तो तुम इस वाले तरीके से सोचो सर क्वार्टर है तो मैं ऐसे वाले चार जोड़ूंगा, 4i होगा, सबका मास 4m होगा, आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, वही सेम चीज निकल के आएगा। चाहे क्वार्टर हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा आंसर क्या रहने वाला है? एम आर स्क्वायर बाई 2 रहने वाला है। करेक्ट, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट निकाल के बताओगे, एक काम करो, तुम एक सॉलिड सिलेंडर के लिए निकाल के बताओ। अगला टारगेट है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। हॉलो के लिए निकाला था ना हमने, सॉलिड सिलेंडर के लिए निकालो। कितना आ रहा है? एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर मैं कह दूं ये आंसर गलत है तो? हाँ, पहले मुझे ना डिफाइन करने दो कि मैं कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहा हूं। जब तक तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है नहीं पूछोगे, उसके बिना अगर बता रहे तो गलत बात। सर एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया, और बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि इसके सेंटर से मैं इसको रोटेट करा रहा हूं, और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड होगा तो क्या होगा सर? उसे क्या फर्क पड़ेगा? तो सर यहाँ पे एक डिस्क कटेगा। समझ गए बात को? क्या होगा? एक सॉलिड है ना, तो जब इसको एक पतला सा, बिल्कुल पतला सा काट के निकालो जरा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा जो टुकड़ा इसमें कट करोगे dx का, ये कैसा काम करेगा? एक डिस्क की तरह काम करेगा। एक छोटा सा टुकड़ा, एक पूरा सॉलिड सिलेंडर है, उसे एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के बाहर रखो, बिल्कुल डिस्क की तरह काम करेगा। अब जैसे डिस्क की तरह काम कर रहा है, बस निकल गया। सर डीएम मास है, उसका मास क्या है? डीएम मास है, इस वाले का डीएम ही तो मास मानूंगा मैं। करेक्ट, और इस पूरे का मास मैंने क्या दे रखा है सर? कैपिटल है, यही दे रखा है। अगर डीएम मास है तो सर आई जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस तो फिक्स्ड है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ। करेक्ट, तो अगर रेडियस फिक्स है तो किसी तरह का कोई मुझे लेना नहीं है कि डीएम मास कितना होगा क्या होगा, बस ये डीएम मास, ये छोटा छोटा टुकड़ा, इसको पूरे में जोड़ना है। अगर पूरे में जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
एम ही तो आएगा, मतलब अगेन इसके लिए आई कितना निकल के आ गया सर, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्क का कितना होता है, डिस्क का होता है डीएम आर स्क्वायर बाई 2। ये जो डी आई है, डी आई कितना आएगा, डीएम आर स्क्वायर बाई 2, आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट? एक और दे दे, एक और निकाल के दिखाओगे? चलो एक और निकाल के दिखाओ। तुम लोग अगर थक गया तो फिर लिखो हॉलोस्फीयर, इन मजा आएगा। हॉलोस्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ हॉलोस्फीयर। फॉर हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर के लिए निकाल के बताइए। टू बाई थ्री करेक्ट आंसर। लगने से निकल के आता है, लगेगा नहीं तो निकलेगा कैसे? एक स्फीयर है, एक स्फीयर कैसा दिखता है भाई? ये देखो 3D में दिखा दिया तुमको स्फीयर। हाँ भाई, एक स्फीयर ऐसा ही तो दिखेगा, ऐसा दिखता होगा एक स्फीयर। इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सिस से तुम निकालना चाह रहे हो, तो सर सेंटर से अगर निकाल रहे हैं, यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और तुम्हें और 3D में फील करना है तो यही है। हाँ बताओ जरा, यही तो होगा। और ये हॉलो स्फीयर है, खाली है बिल्कुल, ठीक है ना, खाली है। तो अगर तुम कोई एक टुकड़ा पकड़ते हो, यहां से किसी थीटा एंगल पे, मैंने एक पॉइंट मास काट लिया भाई, चलो ऐसे काट लेते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा मैंने यहां पे कट किया है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, डी थीटा है। ठीक है, तो अगर ये रेडियस आर है तो ये सबको, अब बहुत बार हो चुकी बात सर, ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। करेक्ट, ये हो जाएगा आर डी थीटा। ये रेडियस आर है, यहां से एंगल कितना है, थीटा है। सब बात सही है। अब देखो हर एक, जैसे ये वाला मास है तो ये इस तरीके से ऐसे सर्कल कर रहा होगा, यहीं पे यहाँ पे जो मास होगा कैसा होगा, ऐसे छोटा होते जा रहा होगा। ये बात आ रही समझ में? तो क्या करोगे, पहले तो डीएम मास निकालोगे, सर इस आर डी थीटा में कितना डीएम मास होगा। तो अगर मैंने कहा इस पूरे इसमें हॉल में एम मास है, रेडियस आर है, तो कहोगे सर पाई आर स्क्वायर में एम मास था, तो 1 लीटर में कितना होगा सर, एम बाई पाई आर स्क्वायर होगा। तो सर ये जो है, ये सर्कल का कितना निकल के आएगा, तो सबसे पहले इसका रेडियस निकालो। इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा सर, ये थीटा है तो यहां से यहां तक आर का कॉस थीटा, मतलब ये पूरा मैं दिखा रहा हूं, पूरा नहीं दिखाना चाहिए मुझे। अगर ये वाला आप ले रहे हो ना, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, आर का कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आर का साइन थीटा। तो रेडियस कितना हो गया मेरा, आर कॉस थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, आर डी थीटा। तो 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा में कितना मास होगा सर, दिस इज ऑफ कॉस एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। करेक्ट, यही हो जाएगा। आर स्क्वायर से ये दोनों आर तो कैंसिल आउट हो गए, तो डीएम मास की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है सर, डीएम मास पाई से पाई भी गया, तो ये कितना निकल के आ रहा है, एम 2m कॉस थीटा डी थीटा। करेक्ट, अब तुम्हें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर दिस इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन डीएम इनटू आर स्क्वायर। डीएम कितना है सर, 2m cos थीटा डी थीटा। इस आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, सर इस आर की वैल्यू है आर cos थीटा, उसका स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट बात। लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे सर, लिमिट पुट करेंगे बच्चों -π/2 से π/2 तक का। करेक्ट बात। सर कहां से कहां तक करेंगे, -π/2 से लेकर के π/2। ये बात समझ में आती है ना भाई? ठीक है, अब करो इसको इंटीग्रेट। तो 2m तो बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया सर, cos स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा,
तो 2mr² तो बाहर हो गया, अंदर इंटीग्रेट होगा -π/2 से की लिमिट लेकर के π/2 तक की। कौन है भाई? तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, इसे इंटीग्रेट करना है तुम्हें। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बड़ा आसान है, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो, यहां पे इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूं सर। cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये जो साइन थीटा है इसको मैं t मान लेता हूं। अगर साइन थीटा t हो जाएगा तो ये जो cos थीटा डी थीटा है क्या ये dt हो जाएगा क्या? अरे बताओ हाँ कि ना? दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगाओगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos थीटा डी थीटा, और ये dt हो गया, करेक्ट। अब बस पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी कितना हो जाएगा बच्चों? सर ये आ जाएगा t माइनस टी क्यूब बाई 3। t क्या था आपका? साइन थीटा था। बस वैल्यू पुट कर दो, अगले इसमें करके दिखाता हूं। तो i जो है निकल के आ रहा है 2mr इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, यानी इसको अपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, तो 2mr। बच्चों यहां पे अपन ने इसका इंटीग्रेशन निकाला, क्या निकल के आया भाई? t माइनस टी क्यू बाई 3। t हमने क्या लिखा था? साइन को, दिस इज ऑफ cos साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन में 3, यहां पुट करो। सर ये हो गया साइन थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा अपॉन में 3। लिमिट कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2 तक। अब पुट करो जरा, पुट करो, कितना आएगा? अरे 2mr था, r स्क्वायर नहीं था क्या? r स्क्वायर था ना, ये कितना निकल के आएगा? सर ये निकल के आ जाएगा 3, तो आंसर आ गया 2/3mr²। आया समझ? कितना निकल के आ गया? 2mr²/3। किसके लिए निकल के आया है? ये निकल के आया बच्चों हॉलो के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। और यहीं पे अगर सॉलिड स्फीयर होता तो क्या करते हैं? वो डेंसिटी के लिए टर्म्स में निकालते हैं, और वो निकल गया था 2/5mr²। तो तुम्हारे लिए रिजल्ट ज्यादा मैटर करता है ना कि डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए है। तो I फॉर सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 2/5mr²। ठीक है, ध्यान रखना जो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होता है, हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। ठीक है ना, क्योंकि हर बार लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, सॉलिड का कम होगा और उसका हॉलो का क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो यहां तक।